इतने वर्षों के बाद भी मेरी स्मृति अतीत के धुंधलके में खो जाने की बजाय जैसे हर दिन कुछ और साफ हो जाती है। वह चेहरा करुणा और कोमलता से भरा हुआ आज भी मेरी आंखों के सामने वैसा ही सजीव हो उठता है जैसे वह पल कभी बीता ही नहीं। उसका छोटा गोल सा चेहरा, जो ललाट के दोनों ओर गिरी हुई दो रूखी काली लटों के बीच कहीं कुछ चौड़ा प्रतीत होता था, मानो बालपन और परिपक्वता को एक साथ समेट लेने की चेष्टा कर रहा हो। लंबी बरौनियों से ढंकी भारी पलकों के नीचे नमी से भरी आंखें जैसे हर क्षण कुछ कहने को तत्पर रहती थीं। उसकी वह सीधी सी नाक और हल्की सी मुस्कान से अधखुले ओठ, जिन पर समय ने हल्का फीका रंग तो चढ़ाया था मगर उनकी आत्मीयता को छू भी न सका। घर के नित्य कार्यों से झुलसी उसकी हथेलियां कभी कोमल कभी कठोर, जिनमें कहीं शेष बची लाली छुपी सी प्रतीत होती थी। काली रेखाओं से भरी उसकी पतली उंगलियां और निर्बल बाहें, जो किसी बोझ को संभालते हुए भी थकीत सी लगती थीं, और वे दो छोटे पैर जो मारवाड़ी लहंगे की थकित घेर के नीचे से झांकते थे, जिनकी एड़ियों में आंगन की मिट्टी जैसे किसी पुराने महावर की स्मृति बन गई हो, भुलाए कैसे जा सकते हैं। इन्हीं हाथों ने न जाने कितनी बार मेरे उलझे बाल सुलझाकर बहुत स्नेह से गूंथ दिए थे। वही पैर न जाने कितनी बार मेरी पुकार पर पूरे आंगन में दौड़ गए थे। आज यह बताना कठिन है कि मेरी उस नासमझ 8 वर्ष की उम्र में कैसे उस स्त्री से मैंने भाभी जैसा संबंध जोड़ लिया था। शायद मेरी सहेलियों की बातों से, जिनकी घरों में सजीस्वरी भाभियां थीं, या शायद इसीलिए क्योंकि मेरे जीवन में वह स्थान रिक्त था और उस मारवाड़ी विधवा ने अनजाने ही सही उस रिक्तता को भर दिया था। बचपन के उन दिनों का वह पुराना मिशन स्कूल आज भी स्मृति में बसा हुआ है, वैसा ही सीधा सादा, शांत और ठहरा हुआ। वहाँ की प्रार्थना और किताबों की एक रस धुन मुझे इतनी भारी लगती थी कि हर सुबह स्कूल न जाने के 100 बहाने सोचते सोचते मैं दोपहर की नींद में बेसुध हो जाती। उन दिनों मेरे मन में सबसे अधिक ईर्ष्या उस नौकरानी की बेटी से थी, जो घर पर चौका बर्तन करके स्कूल की झंझटों से बची रहती थी। मेरे लिए हर सुबह यह सवाल बड़ा होता था, क्या मुझे यह भाग्य माँ के ठाकुर जी ने दिया है या मिशन स्कूल की सफेद पोशाक वाली सिस्टर के यीशु ने। यह तय कर पाना मुश्किल था कि मेरी स्कूल की सजा का जिम्मेदार कौन है। अगर माँ के ठाकुर जी ने भेजा है तो आरती पूजा से जी चुराते ही वह और नाराज होंगे, और अगर स्कूल के यीशु का आदेश है तो एक दिन की भी छुट्टी लेने की कोशिश करने पर पढ़ाई का बोझ और बढ़ जाएगा। इस उधेड़बुन में मेरा मन पूजा में भी नहीं टिकता था और प्रार्थना में भी नहीं। इस सब भ्रम और ऊब के बीच एक सुकून भरी बात थी, बूढ़ी कल्लू की माँ। वही मुझे किताबें उठाकर स्कूल पहुंचाने और फिर वापस लाने का काम करती थी। रास्ते में उसका साथ एक नई दुनिया का दरवाजा खोल देता। कभी किसी गली में लड़ते हुए कुत्ते तो कहीं उनके पीछे पीछे चलते पिल्ले, किसी मोड़ पर पंजों से मुंह धोती हुई कोई बिल्ली तो किसी बरामदे में लटके पिंजरे में गाने की कोशिश करता गंगाराम तोता, जो इंसानों की नकल करता था। कहीं बत्तखों और तीतरों का झुंड चलता दिखता तो कहीं तमाशा दिखाते हुए लोग, जिनके बंदर टोपी लगाए होते और बंदरियां ओढ़नी ओढ़े नाचती। एक रीछ भी दिखता ढोल की थाप पर झूमता हुआ। स्कूल भले ही एक रस था, पर वहां पहुंचने और लौटने के रास्ते में जो तमाशा था वही मेरे बचपन के सबसे रंगीन पन्ने बन गए। हमारा घर थोड़ा ऊंचाई पर था और उससे थोड़ी ही दूरी पर एक नीची सी दुकान थी। एक ओर रंग बिरंगे रेशमी और सूती कपड़े सजे रहते थे और दूसरी ओर चमचमाते पीतल के बर्तन। उस दुकान पर जो वृद्ध सेठ जी बैठते थे, उन्हें मैंने कभी ध्यान से नहीं देखा था। उनका चेहरा हमेशा सामान की ओट में छिपा ही रहता, पर उस दुकान के पीछे के दरवाजे पर लगे पुराने टाट के पर्दे में एक छोटा सा छेद था, और वहां से दो आंखें अक्सर मुझे देखती थीं, चुपचाप स्थिर। शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे उन निगाहों के प्रति मेरे मन में एक अनजाना सा कुतूहल जागने लगा। कभी सोचती, एक बार उस पर्दे को थोड़ा सरका कर देख लूं कि आखिर कौन है जो इतने ध्यान से मुझे देखता है। पर ऐसा करना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि कल्लू की माँ, जो मुझे स्कूल ले जाती और लाती थी, मेरे लिए किसी डरावने किस्से से कम नहीं थी। अगर मैंने उसकी बात न मानी तो वह नहलाते वक्त मेरे हाल ही में छिदे कानों की लौ को कस के मरोड़ सकती थी।
चोटी बांधते हुए बाल खींच सकती थी, तंग गले वाले कपड़े मेरी आंखों पर अटकाकर पहनाने की सजा दे सकती थी, और सबसे खतरनाक, वह मेरी ढेर सारी झूठी सच्ची शिकायतें मां से कर सकती थी। स्कूल में भी उसके पास प्रतिशोध के इतने साधन थे कि मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई पर्दे के पीछे झांकने की। उस रहस्य को मन में ही समेटकर मैं हर रोज वहां से गुजर जाती, और आंखें बस एक बार फिर उस पर्दे की ओर उठ जाती। भले ही कल्लू की मां को पर्दे के पीछे से झांकती उन आंखों की मालकिन से मेरा कोई संबंध न भाता हो, लेकिन उसकी कहानी सुनाने में उसे एक अजीब सा आनंद जरूर आता था। हर सुबह जैसे उसके पास कहने को कोई नई बात होती, कोई नया रहस्य जो वह सिर झुकाए मेरे कानों में डाल देती। बेचारी अनाथ है, वह कहती, और किस्मत की मारी भी। बूढ़े सेठ ने सबके मना करने के बावजूद उसे अपने इकलौते बेटे से ब्याह दिया, और उसी साल लड़का चल बसा बिना किसी बीमारी के। अब सेठ जी जैसे उसके जीवन के प्रहरी बन गए हैं। न उसे बाहर जाने देते हैं, न किसी को भीतर आने देते हैं। कल्लू की मां की आवाज धीमी हो जाती, जैसे कोई चोरी की बात बता रही हो। बस अमावस या पूनम को एक ब्राह्मणी आती है। सेठ जी खुद उठकर उसे विदा करते हैं, सीधे हाथ में सामान देकर, वरना घर का दरवाजा तो हर किसी के लिए बंद ही रहता है। और इसकी निर्लज्जता देखो, सेठ जी दुकान में क्या गए, पर्दे से चिपक जाती है। घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं। एक ननद है जो शहर से कभी कभी आ जाती है, और जब आती है तो इसकी खैर नहीं, फिर जमकर डांट फटकार और पिटाई होती है। कल्लू की मां की बातें, उसका चेहरा और उसके हाव भाव सब किसी नाटक के पात्र जैसे हो जाते थे। वह चलते चलते भी कुछ न कुछ कहती जाती, और स्कूल पहुंचने तक मेरे मन में एक और ही कहानी बुन जाती। उस समय ये बातें मेरे लिए वैसी ही थीं जैसी नानी की बेला के फूलों वाली कहानी, हल्की कल्पनाओं से भरी। पर इस कहानी में एक अंतर था। यहाँ राजकुमारी की आंखें पर्दे के उस पुराने टुकड़े से मुझे सचमुच देख रही थीं, हर रोज चुपचाप। और यह बात जो कहानी के लिए एक कल्पना हो सकती थी, मेरे लिए धीरे धीरे बेचैनी बन गई थी। क्योंकि अगर सचमुच कोई राजकुमार, राजकुमारी, राक्षस या जादूगर कहानी सुनते सुनते अचानक हमें घूरने लगें, तो सुनने का सारा आनंद ही खो जाए। और यही बात कल्लू की मां की रोज सुनाई जाने वाली कथा और उन देखती आंखों ने मुझे समझा दी थी। अगर उस दिन बारिश न होती, कल्लू की मां भीगने के डर से न रुकती और मैं अकेले स्कूल से वापस न लौट रही होती, तो शायद वे काली, शांत आंखें मेरी बस कल्पना का हिस्सा ही बनी रहती। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। घर लौटते हुए गीली सड़क पर जब मैं उस पर्दे के पास पहुंची, अचानक पैर फिसला और मैं धप्प से कीचड़ में गिर गई। चोट तो शायद ज्यादा नहीं लगी थी, पर रोना जरूर लग गया। वैसे भी बच्चे कई बार दर्द से नहीं, लज्जा से रो पड़ते हैं, शायद मेरे आंसू भी उसी झेंप के थे। पल भर में क्या हुआ, मुझे ठीक ठीक याद नहीं। बस इतना जानती हूं कि पर्दे के भीतर से किसी ने मुझे खींच लिया, और जब मैंने होश में आंखें खोली तो पाया कि एक पतली दुबली, बेहद शांत सी स्त्री, जो किसी बच्ची जैसी ही लगती थी, मेरे हाथों और कपड़ों से कीचड़ पोंछ रही थी, अपने आंचल से। उसी समय भीतर से एक भारी मगर चौंका हुआ स्वर गूंजा, अरे ये तो वर्मा साहब की बिटिया है। वृद्ध सेठ की आवाज थी वो। उस दिन के बाद वो घर जो पहले एक वीरान सी, चुपचाप सी जगह लगता था, न कोई खिड़की, न रोशनदान, न आवाज, न हलचल, वह मेरे लिए एक अजीब सा आकर्षण बन गया। मानो उस निर्जीव दिखने वाले मकान के भीतर कोई सौम्य सांस चल रही हो। उस घर में कोई नौकर चाकर नहीं दिखता था, न ही कोई मेहमान आता था, और न ही कोई पालतू जानवर। फिर भी वहां एक शांत, सजीव उपस्थिति थी, उस लड़की की जो फूल की तरह कोमल थी, पर जैसे लोहे की दीवारों में कैद थी। सेठ जी दिन में सिर्फ एक वक्त भोजन करते थे, और वह विधवा तो घर के नियमों में बंधी थी। अगर कभी वह भी दोपहर को खाना खा लेती, तो जैसे सारी दुनिया यह मान लेती कि अब वह संयम की राह से हट चुकी है। और सेठ जी जैसे पुराने सोच वाले लोगों के लिए तो यह बस शर्म और अपमान का दूसरा नाम था। उसका शरीर जितना कमजोर होता जा रहा था,
उतना ही काम से भरा उसका दिन न जाने कहां से और लंबा हो जाता था। शायद भूखे पेट और लगातार कम खाने की आदत ने उसे बेहद दुबला बना दिया था, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत की गहराई मेरी छोटी सी समझ से भी छिपी नहीं रहती थी। वह बैठ बैठकर आंगन और घर के कोनों को बुहारती, जैसे हर कण में अपने भीतर की चुप्पी को समेट रही हो। आंगन के कुएं से ठहर ठहर कर पानी खींचना, ससुर और अपने लिए नहाने का इंतजाम करना, और फिर बिना किसी मदद के कपड़े धोना, वह सब कुछ खुद ही करती। मोगरी से कपड़े पीटते हुए उसका थक थक कर रुकना कभी मुझे हंसाता तो कभी मन में एक अनजानी कसक भी छोड़ जाता। दिन में भी अंधेरे में डूबी रसोई, जहां बस जलती लकड़ियों की लौ ही एकमात्र रोशनी होती, वहां से उसकी खांसी की आवाज आती तो मैं चुप हो जाती। वह राख जिसे वह चुपचाप चांदी सोने जैसे पीतल के बर्तनों पर मलती थी और फिर थके हाथों से उन्हें पोंछती थी, वही बर्तन जब उसके हाथ से छूटकर छन छन की आवाज करते तो मेरे मन में जैसे कोई गुमसुम सी उदासी फैल जाती। लेकिन इतनी तकलीफों के बाद भी मैंने कभी उसके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। न कभी काम रुका, न मुस्कान कम हुई। सुबह वह पूजा पाठ करके ही रसोई में जाती, तुलसी के सामने बैठी वह लड़की एकदम देवी जैसी लगती थी। फिर जैसे ही 10 बजते वह ससुर को खिला पिला कर रसोई निपटा लेती और तब तक टाट के पर्दे से मुझे देखने या बुलाने के लिए वह तैयार हो जाती। उसके बाद सारा काम निपट जाने पर भी दोपहर के 1 प्रहर तक दिन का एक हिस्सा जैसे बाकी रहता था, वह हिस्सा जिसे वह टाट के उसी कोने के पास बिताती थी जहां से बस कुछ मकानों की पिछली दीवारें और कुछ गिने चुने लोग ही दिखते थे। लेकिन शायद उसकी चुप्पी, उसका वहीं टिके रहना, समाज की आंखों को बर्दाश्त नहीं था। उसका यही एकांत लोगों के लिए चंचलता बन गया। अब जब सोचती हूँ तो उस 19 साल की युवती की अकेली दुनिया को बेहतर समझ पाती हूँ। जिन सुनहरे ख्वाबों को लेकर वह ससुराल आई थी, वे सपने जैसे पहली ही बरसात में बह गए। वो सपने जिनसे उसने अपना मन सजाया था, गुड़ियों के घरौंदों की तरह टूट गए, और इतने टूटे कि वह किसी को उनके बारे में बता भी न सकी। ऐसी हालत में, उस अकेलेपन में उसने अपना सारा स्नेह एक 8 साल की बच्ची को सौंप दिया, पर वो बच्ची तो उसके दुख दर्द की भाषा समझने लायक नहीं थी। इसलिए उसने उस बच्ची की दुनिया ही अपना ली, गुड़ियों की, खेलों की, रंग बिरंगे कपड़ों और लकड़ी की चक्की वाली दुनिया। सेठ जी, जो पहले बस अपने दुख में डूबे रहते थे, अब भाभी को मेरे रूप में एक साथी मिल जाने से थोड़े हल्के होने लगे। वे मुझे अपने हाथों से बुला लाते, फिर छोड़ने भी आते, जैसे मैं उनकी बहू के लिए कोई बहुमूल्य मेहमान थी। माँ जब भाभी की कहानी सुनती, अनाथ जीवन, बिना किसी सहारे की वह लड़खड़ाती सी जिंदगी, तो चुपचाप मुंह फेरकर आंखें पोंछ लिया करती थीं। धीरे धीरे मेरी गुड़ियों की दुनिया भी भाभी के उस खंडहर जैसे घर में बस गई। मेरी प्यारी नाटी गुड़िया, उसका बेढंगा पति, लंगड़ी सास, बैठ न सकने वाली ननद और आकारहीन से 2 छोटे छोटे बच्चे, सब एक एक करके भाभी की कोठरी में जाकर बस गए। उनकी गृहस्थी की चक्की से लेकर लकड़ी की रेलगाड़ी तक सब कुछ वहां का हिस्सा बन गया। भाभी को मैंने हमेशा या तो सफेद ओढ़नी और काला लहंगा पहने देखा, या फिर सफेद बूटेदार कत्थई लहंगा और काली ओढ़नी में। लेकिन उनकी ननद के लिए त्योहारों पर रंग बिरंगे कपड़े बनते, जिन्हें देखकर मेरी गुड़िया के लिए भी सुंदर सुंदर कपड़े बनवाए जाते। भाभी को सिलाई आती थी और वे मारवाड़ी की घाघरा कांचली गुड़ियों के लिए बनाती। उनकी गुड़िया तो सजधज में किसी राजघराने की लगती। मैंने स्कूल में सीखा पाजामा कुर्ता, तो मेरा गुड्डा बन गया लाला जी। बच्चों के लिए बस कपड़े के टुकड़ों में छेद कर गले डाल दिए जाते, वे जैसे किसी आदिम युग के मासूम बन जाते। भाभी पढ़ना लिखना नहीं जानती थीं। उनके लिए किताबें, अक्षर, सब बस किसी भैंस की सी आकृति से ज्यादा नहीं थे। और शायद यही वजह थी कि मेरी किताबें, मेरे पाठ, मेरे उच्चारण उन पर असर कर जाते थे। मैं उन्हें जानवरों के अंग्रेजी नाम बताती, तस्वीरों वाली किताबों से कविताएं पढ़ती, और वे विस्मय से मुझे देखतीं। कभी कभी मैं उन्हें हिंदी की कहानियां सुनाती, माँ का हृदय या भाई का प्रेम, और उनकी आंखें चुपचाप भीग जातीं। एक बार मैंने मामा को चिट्ठी लिखने की बात कही, तो उनके मन में बीकानेर के पास किसी गांव में रहने वाली अपनी बुआ की स्मृति जाग गई।
वे आह भरते हुए कहती, पता नहीं उसका, जानती तो तुझसे चिट्ठी लिखवा देती। लेकिन सबसे कठिन दिन वो होते जब सेठ जी की सौभाग्यवती बेटी यानी भाभी की ननद घर आती। उसके जाते ही भाभी के कोमल गोरे हाथों पर जलने के निशान, पैरों पर नीले पड़े दाग रह जाते। मैं जब पूछती कि क्या हुआ, तो वह बात बदलकर गुड़ियों की किसी समस्या में मेरा मन भटका देती। दर्द को छिपाने की कला कोई उनसे सीखे। इन्हीं दिनों स्कूल में मैंने कढ़ाई सीखी थी और अपनी धानी रंग की साड़ी पर बड़े बड़े नीले फूल काढ़े थे। भाभी को रंगीन कपड़े बहुत भाते थे और जब उन्होंने वो कढ़ाई देखी तो जैसे मंत्रमुग्ध रह गईं, मानो कोई सुंदर तस्वीर देख रही हो। मुझे आज भी याद नहीं आता कि मैंने माँ से हट करके वैसा ही कपड़ा क्यों मंगवाया और फिर किसी से कुछ कहे बिना क्यों उसे छिपा छिपा कर उस ओढ़नी पर वही नीले फूल काढ़ने लगी। शायद मैं भाभी को कुछ देना चाहती थी, ऐसा कुछ जो सिर्फ मेरा और उनका हो। भाभी हर दिन कोई नया बहाना बनाकर मुझे बुलवाती, कभी नई गुड़ियों के कपड़े तो कभी नया घरौंदा। पर मैं अब ज्यादा देर रुकती नहीं थी। वो उदास नजरों से मुझे द्वार तक छोड़ने आती, आंखों में एक न बोल सकने वाली कसक। लेकिन उस एक दिन की बात आज भी मेरे भीतर किसी गर्म लोहे की लकीर की तरह गड़ी है। शायद सावन की तीज थी। उस दिन माँ ने मुझे पहली बार लहरिया की गोटेदार साड़ी पहनाई थी, जो आम दिनों की सीधी सादी यूनिफॉर्म से अलग थी। माँ ने उस दिन मुझे पढ़ने नहीं बिठाया, बल्कि हथेलियों पर मेहंदी भी लगाई। और उसी दिन मैंने भाभी के लिए वो ओढ़नी पूरी करके ले जाने का निश्चय किया। उस दिन जब मैं भाभी के आंगन में पहुंची, वह दालान में दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी कुछ बीन रही थीं। मैं चुपचाप दबे पांव आगे बढ़ी और बड़ी हौले से वो ओढ़नी खोलकर उनके सिर पर डाल दी, वही ओढ़नी जिसे मैंने अपने नन्हे हाथों से उनके लिए कढ़ा था। नीले फूलों वाली प्रेम के धागों से बुनी एक सादी सी ओढ़नी। भाभी चौंक कर उठीं। रंग तो उन्हें वैसे भी बहुत भाते थे और जब उन्हें समझ आया कि यह ओढ़नी मैंने उनके लिए बनाई है, तो शायद एक पल को वे भूल गईं कि उनके लिए ऐसे रंग, ऐसे वस्त्र वर्जित हैं। उन्होंने मेरी ठुड्डी पकड़ ली और एक बच्ची की तरह हंस पड़ी, जैसे कोई बरसों बाद हंसी को महसूस कर रहा हो। लेकिन वो पल लंबा नहीं चला। पीछे से अचानक एक तीखी आवाज आई, एक विस्मय और चेतावनी से भरी हुई बींदनी। भाभी की हंसी वहीं ठहर गई, आंखें फैल गईं। सामने देहरी पर उनकी ननद खड़ी थी, गुस्से से तपती आंखें, जैसे जलते अंगारे हों। वृद्ध ससुर भी वहीं थे, शायद तीज के दिन अपनी बेटी को लेने गए थे और लौटते ही ये दृश्य देख लिया। वे चौखट का सहारा लेकर जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जो हुआ वो मैं आज भी पूरी तरह कह नहीं पाती। इतनी निर्ममता, इतनी कठोरता उस दिन पहली बार किसी पर देखी थी। भाभी की चीख नहीं निकली, लेकिन उनके शरीर पर हर वार, हर धक्का बोल रहा था। मैं घबराकर जोर जोर से रोने लगी। शायद यही एक रास्ता था उन्हें बचाने का। और भाभी, वे तब जाकर बच सकीं जब उनका मन ही नहीं, शरीर भी जवाब दे गया। वे बेसुध हो गईं। उसके बाद की यादें धुंधली हैं। वृद्ध कैसे मुझे घर छोड़ गए, फिर मैं कितने दिन ज्वर में पड़ी रही, कुछ साफ नहीं। बस इतना याद है कि जब बहुत दिनों बाद मैंने भाभी को फिर से देखा तो उनका चेहरा कुछ और ही हो गया था। वो चुप थीं। उनकी आंखों में पहले वाली रोशनी नहीं थी, वहां अब गाढ़ा विषाद था। और उनके ओठ मानो भीतर के आंसुओं को रोकते रोकते थक चुके हों। वो हंसती नहीं थीं, और अगर हंसती थीं तो लगता था जैसे कोई बहुत पुरानी तस्वीर की झलक हो। उस एक घटना ने, एक पल ने मेरे भीतर की बच्ची को बड़ा और भाभी को बूढ़ा कर दिया था। समय बीतता गया और अंततः हम इंदौर छोड़कर दूसरी जगह चले आए। जीवन की आपाधापी में वह मोहल्ला, वह पुराना खंडहर और उसमें रहने वाली वो एकाकी आत्मा, सब धीरे धीरे स्मृति बनते चले गए। कई वर्षों बाद जब मैं खुद इस योग्य हो पाई कि पुरानी यादों की तह में जाकर भाभी का कुछ अतापता लगा सकूं, तो पता चला उस छोटी सी दुकान की जगह अब एक ऊंची सी इमारत खड़ी हो चुकी है।
कभी घर को भीतर से बांधने वाले वृद्ध अब इस संसार से बहुत पहले विदा ले चुके थे। पर जो बात सबसे ज्यादा चुभी वह ये थी कि उनकी बहू के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उसका कोई नाम नहीं था, कोई निशान नहीं था। जैसे वो जिंदगी की भीड़ में एक बूंद थी जो कहीं गिरकर खो गई। फिर भी आज भी जब कोई मुझसे यह पूछ बैठता है कि आप रंग बिरंगे कपड़े क्यों नहीं पहनती, तो एक पुराना चेहरा फिर सामने आ जाता है। एक वो चेहरा जो रंगों के बीच भी हमेशा धुंधला रहता था, जिसकी आंखों में रंगों से परे एक गहरा विषाद था। कोई क्या जाने कि जब मैं रंगीन वस्त्र देखती हूँ तो उनमें वही चेहरा उभर आता है, वो चेहरा जिसने एक समय मेरे बचपन की गुड़ियों के संसार को अपना घर समझा था और जिसे कभी उसका खुद का घर, खुद का जीवन नसीब नहीं हुआ। कभी कभी सोचती हूँ जब उस वृद्ध ने आंखें मूंद ली थीं हमेशा के लिए, तो उस दिन उस युवती ने क्या किया होगा, कहाँ गई होगी। जिसे दुनिया को देखने का भी हक नहीं मिला, वो दुनिया में अकेले कैसे रह गई होगी। और फिर न जाने क्यों, न जाने किस डर, किस पीड़ा, किस अज्ञात कल्पना से मेरा हृदय एक करुण पुकार में डूब जाता है। नहीं, नहीं, नहीं।